हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विंग्स पे। आज से हम क्लास 12 की पढ़ाई पूरे जोश के साथ शुरू करते हैं और आज हम क्लास 12 के हिस्ट्री का शुभारंभ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर कीजिएगा। आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लास 12 का हिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जिसका नाम ईंटें, मनके तथा अस्थियां है। चलिए देखते हैं इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे, उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कैसे है, फिर हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हड़प्पा सभ्यता नगर योजना के बारे में पढ़ेंगे, फिर हड़प्पा सभ्यता का पतन के बारे में पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन होने का क्या कारण था। फिर इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा इतिहास के बारे में जान लेते हैं। हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री जो है ये ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया से बना है, जिसका अर्थ होता है जांच पड़ताल करना। जांच पड़ताल यानी कि खोजबीन करना। इतिहास का पिता यानी कि इतिहास के जनक जो है वो हेरोडोटस को माना जाता है। अगर आप लोगों से एक क्वेश्चन किया जाए कि हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, आप लोग आंसर कमेंट में बताइए। चलिए यहाँ देखते हैं। इतिहास जो है ये मानव की अतीत की व्यवस्था को और प्रमाणों पर आधारित होता है। इतिहास जो है ये हमें अतीत के बारे में बताता है कि अतीत में क्या हुआ था, क्यों हुआ था और उसके परिणाम क्या थे। और इतिहास पढ़कर हम लोग ये समझते हैं कि उस समय क्या गलतियां दोहराई गई थी और उन गलतियों को हम वर्तमान में ना दोहराएं। आप लोगों को पता है इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। एक है प्राक इतिहास, एक है आद्य इतिहास और एक है ऐतिहासिक इतिहास। प्राक इतिहास वो इतिहास है जिसमें कुछ लिखित साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिले हैं, और आद्य इतिहास वो इतिहास है जिसमें कुछ लिखित साक्ष्य या प्रमाण तो मिले हैं लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, और इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य इतिहास में रखा गया है। और ऐतिहासिक इतिहास जो है इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन काल, मध्यकाल, फिर है आधुनिक काल। चलिए हम लोग सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण कैसे किया गया है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 6000 से लगभग 1300 BC यानी कि 1300 ईसा पूर्व तक माना गया है। आपके एनसीईआरटी बुक में 6000 से 1300 ईसा पूर्व बताया गया है, लेकिन उसमें आप लोगों को मेन पढ़ना है 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बारे में। 6000 से जो 1300 ईसा पूर्व था इसे 3 कालखंडों में बांटा गया है। पहला जो है 6000 से 2600 ईसा पूर्व, इसको प्रथम चरण में रखा गया है, जिस समय मतलब हड़प्पा सभ्यता ज़्यादा विकसित नहीं हुआ था, ग्रामीण जीवन था उस समय। उसके बाद 2600 से 1900 ईसा पूर्व जो सबसे परिपक्व वाला चरण था, यानी कि इस समय बहुत समृद्धि का चरण था। इसी समय हड़प्पा सभ्यता का शहरीकरण हुआ था और इसी समय कांसे का बहुत अधिक उपयोग हुआ था। उसके बाद आता है 1900 से 1300 ईसा पूर्व जो अंतिम चरण था, जिसे उत्तर हड़प्पा भी कहा जाता है। आप सभी से एक सवाल है, इस सभ्यता का और क्या क्या नाम था, आप लोग कमेंट में बताइए। चलिए जान लेते हैं क्या क्या नाम था। इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता था, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था, फिर सरस्वती सभ्यता के नाम से जाना जाता था, कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता था और प्रथम नगरीय सभ्यता कहा जाता था। इन नामों का उपयोग क्यों किया जाता था, इसका रीजन आप लोगों को आगे चलकर पता चलेगा। और एक चीज देख लेते कि इस सभ्यता का समकालीन सभ्यता कौन कौन से थे। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता जो अरब की तरफ विकसित हुई थी, और चीन की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था आप लोगों को पता है? दजला और फरात नदी के किनारे। मिस्र की सभ्यता जो है ये नील नदी घाटी के किनारे विकसित हुई थी, और चीन की सभ्यता ये वांग हो वैली यानी कि वांग हो नदी घाटी के किनारे विकसित हुई थी। अगर हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक संबंध देखें तो वो मेसोपोटामिया के साथ था, मिस्र के साथ था। चीन के साथ इसलिए नहीं था क्योंकि उस समय बहुत जटिल मार्ग हुआ करते थे। चलिए अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की खोज एवं उत्खनन के बारे में देखते हैं। सबसे पहले
हड़प्पा की जो खोज थी 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा किया गया था। चार्ल्स मेसन को हड़प्पा के टीलों से कुछ ईंटें प्राप्त हुए थे, लेकिन चार्ल्स मेसन ने उस पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण उस समय इस सभ्यता की खोज नहीं हो सकी। फिर 1853 में आप लोगों को पता है भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन का विकास कब हुआ था? तो 16 अप्रैल 1853 में। और उसी समय सर अलेक्जेंडर कनिंघम के समय में रेलवे लाइन का विकास हो रहा था। तो उसी समय ब्रंटन बंधुओं, यानी कि 2 बंधुओं भाई थे, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, इन दोनों ने रेलवे लाइन बिछाया जा रहा था। तो उन्हें कुछ मनके प्राप्त हुए, कुछ अस्थियां प्राप्त हुई, कुछ प्राचीन ईंटें प्राप्त हुए, लेकिन उस समय भी इन लोगों ने कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 1921 में आता टर्निंग पॉइंट, जब जॉन मार्शल ने राय बहादुर दयाराम साहनी को खोज का आदेश दिया था। और 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, और उसी को कहा जाता है कि 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई है। उससे पहले वाले जितने बार भी मतलब साक्ष्य मिले थे, उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए कि भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी और उसका जनक किसे कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आप लोगों को मैंने जितना कुछ बताया अभी आप पढ़ लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता का उदय पश्चिमोत्तर भारत में हुआ था, लगभग 2600 से 1900 ईसा पूर्व में। ये भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी थी, तो आप लोगों को आंसर करना है हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता की अनेक बस्तियां सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास पाए गए, जिस कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसे प्राक इतिहास में रखा गया है। इस सभ्यता का प्रथम स्थल हड़प्पा था, जिसकी खोज जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया, और इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि इस सभ्यता का नाम जितने भी नाम रखे गए उसका कारण क्या था। चलिए अब देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता इसलिए नाम रखा गया क्योंकि जब इस सभ्यता की खोज हो रही थी तो सबसे पहला स्थान जो था वो हड़प्पा था। हड़प्पा पाया गया था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता की जब खोज हो रही थी तो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास बहुत सारे जगह पाए गए, बहुत सारे बस्तियां पाई गई, इसी कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और सिंधु सरस्वती सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सरस्वती नदी जो थी ये सिंधु नदी के समानांतर बहती थी, और यहाँ पर ही इस सभ्यता के अनेक बस्तियां पाई गई थी, इसी कारण इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। और प्रथम नगरीय सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक सुनियोजित नगर व्यवस्था वाला सभ्यता था, यानी कि इसमें जो भी नगर बसाए गए थे, शहर बसाए गए थे, वो प्लानिंग करके बसाए गए थे। कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ तांबा और टीन का उपयोग करके कांसा का उपयोग किया जाता था। तांबा और टीन को मिलाने से कांसा बनता है और उसी का उपयोग किया जाता था। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। आप लोग कमेंट में बताइए हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था। हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। अगर इसका स्वरूप देखा जाए तो वो त्रिभुजाकार था, यानी कि स्वरूप का मतलब होता है कि वो देखने में किस तरह से था, तो ये लगभग त्रिभुजाकार था। यहाँ देख लेते, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था। ये भारत के पूर्व में स्थित आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, हिंडन नदी के किनारे, पूर्व में स्थित आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतकांगेडोर जो बलूचिस्तान तट पर दास्क नदी के किनारे स्थित है, वहां तक फैला हुआ था। फिर उत्तर में
सुतकांगेडोर जो है ये पाकिस्तान में है, और उत्तर में मांडा जो जम्मू कश्मीर में स्थित है चिनाब नदी के किनारे, वहां से लेकर दक्षिण में दैमाबाद तक फैला हुआ था, जो महाराष्ट्र में पवार नदी के किनारे स्थित है, जिसे पवार नदी को गोदावरी नदी का सहायक नदी भी कहा जाता है। ये लगभग देखने में त्रिभुजाकार था। अगर हड़प्पा सभ्यता का फैलाव देखा जाए तो ये पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सिंध और बलूचिस्तान तक था। हड़प्पा सभ्यता ये मिस्र की सभ्यता से लगभग 20 गुना बड़ा था। हड़प्पा सभ्यता में जो आलमगीर से सुतकांगेडोर की लंबाई है वो लगभग 1600 किलोमीटर है, और जो मांडा से लेकर दैमाबाद तक की लंबाई है वो लगभग 1100 किलोमीटर तक है। चलिए अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों के बारे में। पहला प्रमुख स्थान था हड़प्पा, जो इस सभ्यता का प्रथम स्थान था। इसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। ये पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है, रावी नदी के किनारे। उसके बाद मोहनजोदड़ो, जो इस सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध एवं सबसे बड़ा नगर है। इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था। ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिला में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। उसके बाद है चंदुदड़ो, जिसकी खोज NG मजूमदार ने 1931 में किया था, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। उसके बाद है कालीबंगा, जो अमलानंद घोष के द्वारा खोजा गया था 1952 में। ये राजस्थान में स्थित है, सरस्वती नदी के किनारे। उसके बाद है कोटदीजी, जो फजल अहमद के द्वारा खोजा गया था 1953 में। ये पाकिस्तान के खैरपुर में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। उसके बाद है लोथल, जो SR राव द्वारा इसकी खोज की गई थी। ये 1954 में इसको खोजा गया था, जो गुजरात की भोगवा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद है रंगपुर, जो रंगनाथ राव के द्वारा खोजा गया था 1953 से 54 के बीच में। ये गुजरात के काठियावाड़ी जिला में स्थित है, सुखभद्रा नदी के किनारे। उसके बाद है रोपड़, जिसकी खोज B लाल द्वारा 1954 में किया गया था। ये पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के किनारे। उसके बाद है धोलावीरा, जिसकी खोज जगपति जोशी ने 1967-68 में किया, जो गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। उसके बाद है बनावली, जिसकी खोज RS बिष्ट ने 1973-74 में खोज किया था। ये हरियाणा के रंगोई नदी के किनारे स्थित है। चलिए अब आगे देख लेते हैं हड़प्पा के बारे में। हड़प्पा की विशेषता क्या है, वहाँ पर क्या क्या पाए गए थे, इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। हड़प्पा जो है ये सभ्यता का प्रथम स्थान था, जिसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। ये पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिला में स्थित है, रावी नदी के किनारे। यहाँ से क्या क्या प्रमुख साक्ष्य मिले थे, तो सबसे पहले RH-37 कब्रिस्तान। आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि RH-37 क्या है, तो आप लोगों को आंसर करना है कब्रगार या फिर कब्रिस्तान। उसके बाद यहाँ से लकड़ी का हल प्राप्त हुआ था। फिर स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ मूर्ति पाया गया था यहाँ से, और अन्नागार का अवशेष मिला था। फिर यहाँ से शव दफनाने का साक्ष्य मिला था। चलिए आगे मोहनजोदड़ो के बारे में जान लेते हैं। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधी भाषा का शब्द है। आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो कौन से भाषा का शब्द है, तो आप लोगों को आंसर करना है सिंधी भाषा। इसका अर्थ है मृतकों का टीला। आप लोगों को एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है, तो आप लोगों को आंसर में लिखना है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने 1922 में किया था। ये पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है। पाकिस्तान के लरकाना जिला में सिंध प्रांत में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि बहुत उपजाऊ होने के कारण इसे सिंध का बाग भी कहा जाता था।
मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध नगर था। मोहनजोदड़ो से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पहला तो है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार का फोटो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये स्नानागार जो बनाए जाते थे वो ईंटों को जोड़कर बनाया जाता था और ईंटों को जिप्सम से जोड़ा जाता था, जिसके कारण पानी सोखता भी नहीं था। ये स्नानागार जो होता था इसकी लंबाई लगभग 11.88 मीटर था और चौड़ाई 7.01 मीटर और गहराई जो था 2.43 मीटर लगभग था। ये एक सार्वजनिक स्नानागार था, यानी कि इसमें धार्मिक अनुष्ठान होता था, तो उस समय यहाँ स्नान किया जाता था, पूजा पाठ किए जाते थे। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि छठ पूजा में लोग नदी या तालाब में जाकर एक साथ पूजा करते हैं, उसी तरह उस समय भी ये धार्मिक अनुष्ठान हुए करते थे। फिर इसमें विशाल अन्नागार का साक्ष्य पाया गया था। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, यहाँ पर आप लोग देखिए, ये कांस्य की नर्तकी की मूर्ति है। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति पाई गई थी। फिर सूती कपड़े के अवसाद पाए गए थे। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कपास कौन सी सभ्यता की देन है, तो कपास हड़प्पा सभ्यता की देन है। फिर यहाँ से 1398 मुहरें पाई गई थी और पशुपतिनाथ की मूर्ति पाई गई थी। हाथी के दांत से बनी हुई तराजू पाई गई थी और यहाँ पर ही शव जलाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, यानी कि हड़प्पा में जो शव दफनाया जाता था, यहाँ पर ही शव जलाया जाता था। अब आगे देखते हैं चंद्रद्रोह के बारे में। चंद्रद्रोह की खोज एन गोपाल मजुमदार ने 1931 में किया था। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हमें कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए थे। एक है लिपस्टिक, जो लड़की लोग श्रृंगार में उपयोग करती है, उसके साक्ष्य मिले थे। और मनके बनाने की फैक्ट्री। मनके आप लोग जानते हैं क्या होता है? ये देखिए, मनके मतलब मोती, जो श्रृंगार में ब्रेसलेट बनाने में, हार बनाने में, उन सब चीज़ों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये देखिए, मनके होते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता के आभूषण बनाने में उपयोग किए जाते थे। उसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं कालीबंगा के बारे में। कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो आप लोगों को आंसर में लिखना है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा की खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था, जो भारत में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। घग्गर नदी, जिसे सरस्वती नदी भी कहा जाता है, ये वर्तमान में विलुप्त हो गई है, घग्गर नदी के किनारे स्थित था। यहाँ से कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जैसे कि अग्निकुंड का साक्ष्य, जिससे पता चलता है कि उस समय भी धार्मिक अनुष्ठान होते थे, रीति रिवाज से कार्य किया जाता था। फिर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। नक्काशी ईंटें प्राप्त हुई है। बेलनाकार मुहरें प्राप्त हुई है और यहाँ पर युगल समाधियाँ पाई गई है। जैसे कि हड़प्पा में शव दफनाया जाता था, मोहनजोदड़ो में शव जलाया जाता था, यहाँ पर ही युगल समाधियाँ बनाई जाती थी। उसके बाद आगे देखते हैं लोथल के बारे में। लोथल की खोज 1954 ईस्वी में SR राव, जिनका पूरा नाम था शिकारीपुरा रंगनाथ राव, इन्होंने किया था, जो गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। लोथल को बंदरगाह शहर भी कहा जाता था। यहाँ से कुछ प्रमुख साक्ष्य मिले हैं। मनके का कारखाना, यानी कि वही जो मोतियाँ होती थी, मोती बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ था, जिससे आभूषण बनाए जाते थे। फिर गोदीवाड़ा पाया गया था, यानी कि बंदरगाह पाया गया था, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि उस समय बाहरी देशों के साथ व्यापार किया जाता था। फिर चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए थे।
फिर अग्निकुंड का साक्ष्य यहाँ से भी प्राप्त हुआ था और युगल समाधियाँ पाई गई थी यहाँ से। फिर यहाँ से फारसी मुहरें भी पाई गई थी, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि बाहरी देशों के साथ व्यापार होता था। तो इससे भी पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का संबंध अन्य देशों के साथ भी था। आगे देख लेते हैं बनावली के बारे में। बनावली की खोज 1974 ईस्वी में रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया, जो हरियाणा के हिसार जिला में रंगोई नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए थे। यहाँ से मिट्टी के बने हल प्राप्त हुए थे, फिर मिट्टी के खिलौने पाए गए थे और कान व नाक की बालियां पाई गई थी। आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का नगर योजना। नगर योजना मतलब यानी कि नगरों को व्यवस्थित रूप में बसाया गया था, यानी कि प्लानिंग करके नगरों को बसाया गया था। हड़प्पा सभ्यता को चलिए देखते हैं कि किस तरह से बसाया गया था। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से नगर योजना व वास्तुकला थी। इस सभ्यता में नगरों को योजनाबद्ध तरीके से बसाया गया था, यानी कि प्लानिंग के साथ बसाया गया था। नगरों की विशेषता यह थी कि ये ग्रिड पद्धति पर शहरों की रचना की जाती थी, यानी कि जाल की तरह बनाया जाता था। इसमें शहरों की सड़कों को सीधी रेखाओं में बसाया जाता था, जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि यह जैसे कि मुख्य सड़क है और यहाँ से छोटी छोटी गलियां हैं। इस तरह से छोटी छोटी गलियां होती थी, यहाँ पर इन सब जगहों पर घर बसे होते थे। यहाँ पर ये 90 का एंगल बन रहा है, तो इसी को कहा गया कि समकोण पर ये काटती थी। और यहीं पे जो घर बने होते थे, यहाँ से जो नालियाँ निकलती थी वो पहले छोटी सड़कों पर जाती थी, फिर वहाँ से बड़ी सड़क की ओर जाती थी, और इसी को कहा गया ग्रिड पद्धति। इससे पूरा शहर जाल जैसे खानों में बंट जाता था। यह आकृति उस समय के लिए बहुत आधुनिक था। ये जो ग्रिड पद्धति थी उस समय बहुत आधुनिक था, नया नया था। फिर नगरों का बंटवारा। नगरों को बांटा जाता था। एक तो होता था दुर्ग, जो ऊपरी नगर होता था, जहाँ पर ही संपन्न लोग रहते थे, यानी कि बहुत अमीर लोग, और दूसरा होता था निचला नगर, जहाँ पर ही सामान्य लोग रहते थे। दुर्ग, जिसे ऊपरी नगर के नाम से भी जाना जाता था, यह ऊंचे चबूतरे पर स्थित होता था। यहाँ महत्वपूर्ण इमारतें जैसे अन्नागार, धर्मस्थल और प्रशासनिक भवन बनाए जाते थे। इन क्षेत्रों में शासक और बड़े बड़े उद्योगपति रहते थे। और निचला नगर, यहाँ सामान्य लोग रहते थे। घरों को पंक्तियों में सुव्यवस्थित रूप में बसाया जाता था। इस पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो ऊपरी वाला हिस्सा है, ये दुर्ग होता था, जहाँ पर ही संपन्न लोग रहते थे, और इधर वाला ये निचला हिस्सा सामान्य लोगों के रहने के लिए होता था। हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना में सबसे प्रमुख था सुव्यवस्थित जल निकास प्रणाली। यह हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता थी, जिसमें हर घर से एक नाली जुड़ी हुई होती थी। नालियाँ ढकी हुई होती थी ताकि गंदगी बाहर ना आ सके। आप लोग सोच सकते कि उस समय लोग किस तरह से सोचते थे, कितनी उन्नत सोच रखते थे कि वे लोग नालियाँ बनाते थे तो उन सबको ढकते भी थे ताकि नालियों से गंदगी बाहर ना निकले। और आजकल आप लोग देख सकते हैं कि कैसे क्या होता है, नालियों से गंदगी बाहर इधर उधर सड़कों में फैली हुई होती है। उसके बाद है नालियों की सफाई निरीक्षण। नालियों की जो सफाई है, नालियों की सफाई के लिए निरीक्षण कुएं यानी कि चेंबर बनाए जाते थे छोटे छोटे, और उन सब जगहों से नालियों को साफ किया जाता था। उसके बाद छोटी नालियाँ
बड़ी नालियों से जुड़ी होती थी जो शहर की ढलान के अनुरूप होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। यानी कि जो नालियाँ होती थी वो इस तरह से बनाई जाती थी कि सड़क जैसे कि जिस तरह से ढलान है उसी दिशा में बनाई जाती थी ताकि ताकि वो पानी बहकर आसानी से निकल जाए। उसके बाद है विकसित मकान निर्माण तकनीक। विकसित मकान निर्माण तकनीक यानी कि मकान जो है ये पक्की आयताकार ईंटों से बनाई जाती थी। उस समय ईंटों का अनुपात जो है 4:2:1 में होता था। प्रत्येक घर में नहाने का स्थान, कुएं और आंगन होते थे और घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर अंदर की ओर खुलते थे। जैसे कि ये मेन रोड है और यहाँ पर ही छोटी गलियाँ होती थी, तो यहाँ पर ही अगर घर बन रहा है, यहाँ पर ही एक घर है, तो उसका दरवाजा इस साइड या इस साइड ना खुलकर इधर अंदर की ओर खुलता था, अंदर की ओर। फिर सार्वजनिक इमारतें बनाई जाती थी। सार्वजनिक इमारतें, महान स्नानागार जो मोहनजोदड़ो में पाया गया था, ये दुनिया का सबसे पुराना सार्वजनिक स्नानागार था जिसमें जलरोधक ईंटों का प्रयोग किया जाता था, यानी कि जिप्सम से जो बनाया जाता था जिसके कारण पानी को सोखता नहीं था। वो अनाज घरों में अनाज संग्रहण किया जाता था, यानी कि अनाज को संग्रहित करके रखा जाता था ताकि जब फसल खराब हो जाए या कुछ समस्या आ जाए तो उन अनाजों का उपयोग किया जाता था, उन अनाजों को वहाँ पर ही बांटा जाता था। फिर सड़क व्यवस्था। सड़कें पक्की ईंटों की बनी होती थी। सड़कें सीधी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और सड़कें साफ और चौड़ी होती थी। आशा करते हैं कि अब तक मैंने आप लोगों को जितना कुछ समझाया वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब आगे देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का व्यवसाय क्या था, वो लोग जीवन यापन कैसे करते थे। उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था और पशुपालन। इस सभ्यता में कृषि बहुत विकसित और संगठित थी। यहाँ कृषि से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें हड़प्पा सभ्यता में जो प्रमुख फसल था वो था गेहूं और जौ। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख फसल क्या था, तो आप लोगों को आंसर करना है कि गेहूं और जौ। आप लोग एक बार कमेंट में भी लिख दीजिए कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख फसल गेहूं और जौ था ताकि आप लोगों को वो याद रहे। और अन्य फसल में था कपास, तिल, खजूर, सरसों, धान, चना, ये सब थे। उसके बाद कृषि कैसे की जाती थी, तो सिंचाई का साधन था। सिंचाई के साधन में किन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता था, तो कृषि प्राकृतिक वर्षा पर आधारित थी। यानी कि उस समय से ही देखा जाता है कि हमारे भारत में कृषि जो है ये मानसूनी वर्षा पर निर्भर रहते थे लोग। उसके बाद जलाशय और जल कुंडों और कुओं का प्रयोग किया जाता था सिंचाई के लिए। कुछ स्थानों पर नदी के पानी का उपयोग किया जाता था। फिर हल जोतने की तकनीक। हड़प्पावासी लकड़ी के हल का उपयोग करते थे। खेत जोतने का प्रमाण कालीबंगा से मिला है और बैल का उपयोग हल चलाने और गाड़ियां खींचने के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में पशुपालन भी किया जाता था, तो उस समय गाय, भेड़, बकरी, बैल, ऊंट, कुत्ता और भैंस ये सब पाला जाता था। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता कि हड़प्पावासी कौन से पशु से परिचित नहीं है या फिर हड़प्पा से कौन से पशु का साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो वो घोड़ा है। आगे देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन देखें तो समाज जो था ये सुव्यवस्थित और संगठित था। उस समय समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था, यानी कि उस समय स्त्रियों का बोलबाला था। उस समय कुप्रथा नहीं थी, यानी कि जैसे कि सती प्रथा इन सब का प्रचलन वैदिक काल के समय से शुरू होने लगा, जब जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था में बदल गई, उस समय से शुरू हो गया। फिर पुरुष और महिला दोनों आभूषण पहनते थे। कुछ विद्वानों के अनुसार समाज में संभवतः पुरोहित, व्यापारी, कारीगर और श्रमिक वर्ग होते थे। यानी कि उस समय वर्ण व्यवस्था नहीं थी, लेकिन
समाज का मतलब एक स्वरूप देने के लिए उस समय मतलब पुरोहित, व्यापारी, कारीगर और श्रमिक वर्ग होते थे। मकान पक्की ईंटों का बना होता था, स्वजल निकास प्रणाली होती थी और सड़कों का जाल सुव्यवस्थित जीवन को दर्शाता है। ये सब मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि वहाँ पर ही सुनियोजित नगर व्यवस्था था। फिर आर्थिक जीवन देखते हैं। मुख्य व्यवसाय कृषि था। गेहूं, जौ और चावल की खेती की जाती थी। चावल का साक्ष्य बहुत कम स्थानों से पाया गया है। चावल का प्रथम साक्ष्य जो है ये लोथल से पाया गया था। फिर पशुपालन के रूप में गाय, बैल, भैंस, बकरी आदि को पालते थे। मनके बनाना, मिट्टी के बर्तन, धातु कार्य, वस्त्र निर्माण आदि प्रमुख उद्योग थे उस समय। और आंतरिक और बाह्य व्यापार किया जाता था। बाह्य व्यापार जैसे मेसोपोटामिया के साथ। फिर है लोथल और कालीबंगा जो था ये व्यापारिक केंद्र था। फिर आगे है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन यानी कि इसमें देखते हैं कि धार्मिक मान्यता क्या थी। तो कुबड़ वाले सांड को विशेष पूजनीय माना जाता था। मातृ देवी को उर्वरता की देवी मानकर पूजा जाता था। भगवान शिव की पूजा की जाती थी उस समय। पीपल वृक्ष की पूजा की जाती थी और अग्निकुंड को धार्मिकता का साक्षी माना गया है। यानी कि उस समय लोग धार्मिक मान्यता भी रखते थे। उसके बाद चलिए आगे देख लेते आभूषण के बारे में। आभूषण केवल सौंदर्य के लिए नहीं था, बल्कि सामाजिक स्थिति, संपन्नता और शिल्प कला के उच्च स्तर को दर्शाता है। यानी कि उस समय जो लोग आभूषण पहनते थे वो केवल दिखावा के लिए नहीं पहनते थे, बल्कि समाज में उनकी एक प्रतिष्ठा होती थी। संपन्नता को दिखाते थे, शिल्प कला को यानी कि कारीगरी को दिखाते थे, हाथ से बनी चीजों को दिखाते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण धारण करते थे। उस समय पुरुष भी आभूषण पहनते थे और महिलाएं तो पहनती हैं। अमीर लोग सोना, चांदी, हाथी दांत के आभूषण पहनते थे और सामान्य लोग जो थे वो मिट्टी, हड्डियों और तांबे तथा लकड़ी से बने आभूषण पहनते थे। मनके बनाने का कारखाना लोथल में था और चांदी राजस्थान से प्राप्त किया जाता था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चांदी कहाँ से प्राप्त किया जाता था, तो आप लोगों को आंसर लिखना है राजस्थान से। अब देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का डाउनफॉल यानी कि हड़प्पा सभ्यता का पतन। इसमें हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का पतन क्यों हुआ और कब से शुरू हो गया हड़प्पा सभ्यता का पतन। हड़प्पा सभ्यता का पतन 1900 ईसा पूर्व के आसपास शुरू हुआ। पतन के विभिन्न कारण विद्वानों ने दिए। यानी कि पतन होने का कारण जो था ये अलग अलग दिया गया, अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग दिया गया। इसमें कोई एक मत नहीं थे। कुछ विद्वान मानते थे कि प्राकृतिक कारण के कारण ये पतन हो गया हड़प्पा सभ्यता का। वो लोग मानते थे कि बाढ़ के कारण, भूकंप के कारण और सूखा पड़ने के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। बाढ़ के कारण कैसे? तो मोहनजोदड़ो जैसे बड़े नगर में बार बार बाढ़ आने के साक्ष्य मिले हैं, जिससे बस्तियां नष्ट हो गई होगी, ये लोग मानते थे। फिर भूकंप के कारण कैसे? तो भूगर्भीय हलचल से नदियों का मार्ग बदला और नगर नष्ट हुए। फिर सूखा पड़ने के कारण, तो जिस तरह सरस्वती नदी सूखने लगा और नदियों ने मार्ग बदलने लगे तो कृषि में कमी हुई। इसके कारण भी हड़प्पा सभ्यता का पतन माना जाता है। उसके बाद है आर्थिक कारण के कारण। व्यापारिक संबंधों में कमी होने लगा। फिर विशेषकर मेसोपोटामिया से संपर्क टूटने लगा और जिससे आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। कुछ विद्वानों का कहना है कि आर्थिक कारण के कारण भी, यानी कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण भी इस सभ्यता का पतन हो गया। फिर है सामाजिक और राजनीतिक कारण। प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर होने लगा। लोगों द्वारा नगरों का धीरे धीरे त्याग और छोटी बस्तियों की ओर स्थानांतरण होने लगा। यानी कि जो नगर थे वो अब छोटे छोटे बस्तियों के रूप में बसने लगे, छोटे छोटे उसके टुकड़े हो गए, जिस कारण इस सभ्यता का पतन माना जाता है। उसके बाद है विदेशी आक्रमण। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि उत्तर की ओर से आए आर्यों के आक्रमण के कारण यह सभ्यता नष्ट हो गया
हालांकि यह विवादित है, यानी कि कुछ विद्वान ये मानते, कुछ विद्वान ये नहीं मानते कि आर्यों के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। आगे देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें। इस सभ्यता की प्रमुख तिथि जो है यहाँ पर ही 3300 नहीं होगा, यहाँ पर ही 6000 होगा। 6000 से 2600 ईसा पूर्व प्रारंभिक हड़प्पा, उसके बाद 2600 से 1900 ईसा पूर्व परिपक्व वाला हड़प्पा, और 1900 से 1300 ईसा पूर्व ये उत्तर हड़प्पा। ये मैंने आप लोगों को शुरुआत में ही बता दिया था। हड़प्पा मुहर में एक श्रृंग पशु का अंकन होता था, यानी कि हड़प्पा मुहरें जो होती थी वहाँ पर ही एक श्रृंग पशु का अंकन होता था। यहाँ पर ही आप लोग हड़प्पा सभ्यता के मोहर का फोटो देख सकते हैं, ये एक श्रृंग वाले पशु का अंकन है इसमें। उसके बाद सिंधु सभ्यता की लिपि जो है ये चित्रात्मक लिपि थी, यानी कि इसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका। चित्रात्मक लिपि यानी कि इसमें पिक्चर बने होते थे, ना कि अक्षर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ इस टाइप के बने होते थे ये सब। इसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका। आगे है, तौल के लिए तराजू और बाट का उपयोग किया जाता था, और उस समय तौल इकाई जो थी ये 16 के अनुपात में थी। अभी जैसे कि 1 दर्जन में 12 होता था, उस समय 1 दर्जन में 16 होता था। मेसोपोटामिया के अभिलेख में एक शब्द मिला है मेलुहा, जिसका अर्थ होता है सिंधु सभ्यता। फिर है स्वास्तिक चिन्ह, यानी कि स्वास्तिक चिन्ह आप लोग जानते होंगे ऐसे बना होता है। तो ये स्वास्तिक चिन्ह जो है ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन है, और इस सभ्यता में लोग लोहे से परिचित नहीं थे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हड़प्पा सभ्यता में लोग कौन से धातु से परिचित नहीं थे, तो आप लोगों को आंसर लिखना है कि लोहे से। इस सभ्यता में पर्दा प्रथा प्रचलित थी, यानी कि घूंघट डाला जाता था उस समय। हड़प्पावासी दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वाले माने जाते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कपास जो है ये हड़प्पा सभ्यता की देन है। उसके बाद हड़प्पा मोहरें जो होती थी ये सेल खड़ी की बनी होती थी, यानी कि ये जो मैंने आप लोगों को मोहर दिखाया ये सेल खड़ी की बनी होती थी। उसके बाद है, इस सभ्यता की जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। जुड़वा राजधानी स्टुअर्ट पिगट ने दिया, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी इसे जुड़वा राजधानी स्टुअर्ट पिगट ने कहा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी, तो आप लोगों को आंसर लिखना है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। उसके बाद है, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में मनुष्य द्वारा प्रयोग की जाने वाली धातु जो थी वो तांबा थी, यानी कि मनुष्य द्वारा सबसे पहले जो धातु का उपयोग किया गया था वो तांबा था। एडी का मतलब होता है एन्नो डोमिनी, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की अवधि, और बीसी जो है ये बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की अवधि। इस चैप्टर का अगर हम लोग निष्कर्ष देखें तो हड़प्पा सभ्यता भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। इस सभ्यता में सबसे प्रमुख था कि यहाँ के लोग किसी भी कार्य को योजनाबद्ध तरीके से करते थे। उस समय लोग उन्नत सोच रखते थे और साफ सुथरा रहते थे। और इसी तरह हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोगों को इस चैप्टर का PDF व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा, तो आप लोग जल्द से जल्द स्टडी विंग्स व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइए, जिससे कि आप लोगों को नोट्स मिल सके।